नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार, भारी बढ़त के साथ जेडीयू बीजेपी ने की वापसी, पिछड़ा महागठबंधन। बिहार चुनाव नतीजों पर एनडीए की बढ़त पर आप नेता संजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, पहले ही बीजेपी की जीत का रास्ता साफ कर चुके थे ज्ञानेश कुमार, महागठबंधन से आगे निकला एनडीए। मतगणना के बीच चुनाव आयोग ने किया बड़ा ब्लंडर, जीत रहे कैंडिडेट को बताया हारा हुआ, 14 वोट मिलने वाले प्रत्याशी को बताया आगे बढ़ रहा है। एनडीए के सीएम पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बड़ा बयान। कहा, अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं है खाली। शाह ने कहा था कि पीएम और सीएम पद पर नहीं है कोई वैकेंसी। जम्मू कश्मीर उपचुनाव में बीजेपी की जीत, देवयानी रानी ने मारी बाजी, बाकी 7 राज्यों की बची 7 सीटों पर पिछड़ी बीजेपी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज, पूरे देश में मनाया जा रहा है बाल दिवस। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा एक्शन, सुरक्षा एजेंसियों ने मास्टरमाइंड उमर नबी का उड़ाया घर, आगे की जांच जारी। देर धमाके पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, अभी भी कुर्सी पर क्यों बने हैं शाह, तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाने की उठाई मांग। एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। तमिलनाडु पश्चिम बंगाल सरकार ने दायर की है याचिका, सुनवाई पर टिकी हैं सबकी निगाहें। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया सुझाव। कहा, लग्जरी पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर बैन लगाने के बारे में सोचे सरकार, मास्क को बताया बेअसर। रूस के हमले के खौफ के बीच फ्रांस ने की बड़ी पहल, दुनिया को पहली बार दिखाई परमाणु बम से लैस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ASMPAR है मिसाइल का नाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अचानक पाकिस्तान प्रेम का हुआ खुलासा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर ने ट्रंप को दिया मिनरल डील का लालच, भारत के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पैसा लॉबिंग में किया खर्च। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बागी तेवर आए सामने, 2 सीनियर जजों ने दिया इस्तीफा। कहा, मुनीर को डिफेंस चीफ बनाना संविधान से खिलवाड़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव में बदलाव की उठने लगी मांग। रूस चीन ने जताई आपत्ति, बोर्ड ऑफ पीस को हटाने की अपील। बांग्लादेश की यूनूस सरकार का बड़ा ऐलान। कहा, संविधान संशोधन के लिए बांग्लादेश में होगा जनमत संग्रह, फरवरी में होंगे चुनाव। टीसीएस अब नहीं रही सबसे वैल्यूएबल टेक कंपनी, इन्फोसिस HCL टेक से सस्ता हुआ शेयर, एक साल में 4.5 लाख करोड़ रुपए कम हुई मार्केट वैल्यू। तमिलनाडु सरकार ने उठाया बड़ा कदम, महंगाई भत्ते को 55% से बढ़ाकर 58% करने का दिया आदेश। 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा सीधा फायदा। तमिलनाडु ने बदला T20 टीम का कप्तान, सैयद मुश्ताक अली में तमिलनाडु के कमान वरुण चक्रवर्ती के हाथ, जगदीशन को बनाया उप कप्तान। हॉस्पिटल से धर्मेंद्र का वीडियो लीक करने वाला स्टाफ हुआ गिरफ्तार, वीडियो में वेंटिलेटर पर नजर आए थे धर्मेंद्र। 12 नवंबर को हॉस्पिटल से हो चुके हैं डिस्चार्ज। बॉलीवुड में छाया शोक का लहर, एक्ट्रेस कामिनी कौशल का हुआ निधन, 98 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ये सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि सत्ता, प्रतिष्ठा और भविष्य की लड़ाई है। बिहार की राजनीति इन दिनों मानो उबलते दूध जैसी है। एक तरफ तेजस्वी यादव, युवा ताकत, बदलाव का वादा और महागठबंधन की उम्मीदें, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार,
कई मोड़ ले चुकी राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी, जिनका शासन मॉडल और सुशासन बाबू की छवि अब भी चुनावी मैदान में प्रभाव रखती है। लेकिन इस चुनावी शोरगुल के बीच एक दिलचस्प सवाल भी मन में आता है, जो भी जीतेगा उसे आखिर सैलरी कितनी मिलेगी। 2025 के हिसाब से बिहार के मुख्यमंत्री की मासिक सैलरी लगभग 2,15,000 रुपए है। ये रकम सिर्फ वेतन नहीं, इसमें कई भत्ते और सुविधाएं शामिल हैं, जो इस पद को देश के सबसे प्रभावशाली पदों में से एक बनाती है। मुख्यमंत्री को मुख्य रूप से ये सुविधाएं मिलती हैं: पूरी तरह सुसज्जित सरकारी आवास, जहां राजनीतिक रणनीतियां और सत्ता की बैठकों की गूंज कभी थमती नहीं। ऑफिशियल वाहन और यात्रा पर उदार भत्ता, कभी सीमांचल की मिट्टी, कभी मगध के गांव। सुरक्षा Z या Z+ स्तर की सुरक्षा, क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ नेता नहीं, राज्य का चेहरा होता है। हेल्थ केयर, निजी और सरकारी अस्पतालों में टॉप क्लास चिकित्सा सुविधा। स्टाफ सपोर्ट, निजी सहायक, सुरक्षाकर्मी, ड्राइवर, दफ्तर स्टाफ, एक पूरा तंत्र उनके साथ 24/7 काम करता है। पेंशन, पद छोड़ने के बाद भी आजीवन पेंशन, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का प्रभाव राजनीति में कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन सैलरी ये किसी केंद्र सरकार का फरमान नहीं, ये बिहार की विधायिका का अधिकार है। जब तक विधानसभा नए नियम पास ना करे, तब तक द्वितीय अनुसूची लागू नहीं होती, यानी बेसिक वेतन और भत्ते वही जो संविधान में बताए गए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि बिहार खुद तय करता है कि उसका मुख्यमंत्री कितना कमाएगा, उसके काम और राज्य की आर्थिक क्षमता को देखते हुए। आपको बता दें कि हर राज्य के मुख्यमंत्री की सैलरी अलग अलग होती है, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल हर राज्य की कमाई और खर्च दोनों अलग होते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री का वेतन भी कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि राज्य की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक प्राथमिकताएं, शासन मॉडल, मंत्रिमंडल का आकार और अनुभव, विधानसभा द्वारा पास किए गए संशोधन। बिहार जैसी बड़ी आबादी वाले राज्य में जिम्मेदारियां भी भारी होती हैं और उसी हिसाब से सैलरी पैकेज तैयार होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होने के साथ साथ पूरे प्रशासन का नेतृत्व करता है। नीति निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक विकास, आपदाओं में राहत, हर क्षेत्र में अंतिम जिम्मेदारी उसी की होती है। वो राष्ट्रीय मंचों, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल आदि में राज्य का चेहरा बनकर खड़ा होता है। यानी ये नौकरी सैलरी से नहीं, जिम्मेदारियों के बोझ से तोली जाती है। 2025 में फैसला होगा कि पटना के 1 NXE या मुख्यमंत्री आवास में कौन बैठेगा, तेजस्वी यादव जो बदलाव का चेहरा है, या फिर एक बार नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं। लेकिन इतना तो तय है कि चाहे जो भी जीते, उसे करीब 2.15 लाख रुपए की मासिक सैलरी और सत्ता की पूरी मशीनरी का अधिकार मिलेगा, और इसके साथ आने वाला पूरा भार भी। बिहार चुनाव में आज यानी 14 नवंबर को वोट काउंटिंग जारी है, लेकिन मतगणना के बीच चुनाव आयोग बुरा फंस गया है। आयोग की बड़ी गलती सामने आई है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान आयोग की वेबसाइट पर भी तेजी से अपडेट हो रहे हैं। बिहार चुनाव के रुझान चल रहे थे और सब लोग इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देख रहे थे कि कौन जीत रहा है, लेकिन तभी साइट पर एक गड़बड़ी हो गई, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। एक सीट पर प्लूरल्स पार्टी के कैंडिडेट सत्यप्रकाश, जिन्हें सिर्फ 14 वोट मिले थे, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने उन्हें लीडिंग कैंडिडेट यानी सबसे आगे चल रहे कैंडिडेट के रूप में दिखाया। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी प्रत्याशी दीपू सिंह को 2960 वोट मिले थे, लेकिन आयोग की वेबसाइट पर उनकी बढ़त 0 दिखाई गई और उनके नाम के आगे सीधे सीधे लॉस्ट यानी कि हार गए लिखा दिखा। ठीक इसी तरह ज्यादा वोट पाने वाले कई और बड़े कैंडिडेट के नाम के आगे भी लॉस्ट दिखा। एक और सीट एकमा पर भी यही गड़बड़ी देखने को मिली। सिर्फ 54 वोट वाले को आगे दिखाया और 3000 से ज्यादा वोट वाले जेडीयू के कैंडिडेट को हारा हुआ दिखा दिया गया। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ये आंकड़े हैरान करने वाले तो थे ही, साथ ही इससे चुनाव आयोग सवालों के कटघरे में भी आ गया। जैसा आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने पहले चरण की वोटिंग के दिन भी चुनाव आयोग की तरफ से बिहार की जगह झारखंड और 6 नवंबर की जगह 7 नवंबर लिखकर बड़ी गड़बड़ी की गई थी। वहीं अब आयोग की गड़बड़ी एक बार फिर सामने आई है, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव को लेकर आयोग की निष्पक्षता और गंभीरता खो चुकी है। वहीं अब देखना होगा कि आयोग की तरफ से अपनी इस गलती पर कोई सफाई आती है या नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे अखिलेश यादव ने जहां सरकार पर हमला बोला, तो साथ ही बिहार चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया। बातचीत की शुरुआत में अखिलेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील करते हुए कहा,
कि आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं सभी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से कि एसआईआर को बहुत सावधानी से करें और ध्यान दें कि उनका वोट न छूटने पाए। इस अपील के साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टियों को परेशान करने की दिशा में काम करता है। चुनाव आयोग कहीं बीजेपी का आयोग न बन जाए। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग समय समय पर चीजें कैसे सुधरे और बहुत कैसे हो, वो बीजेपी का आयोग न बन जाए। इससे आगे बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर अखिलेश ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और आखिर में उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी की जब कुर्सी हिलती है तो वो कम्युनल हो जाते हैं। किया जाएगा वो, देखिए उनकी बात इसलिए मत मानो, जब उनकी कुर्सी हिलती है तो कम्युनल हो जाते हैं। अखिलेश अक्सर इसी तरह बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आते हैं, लेकिन उनका यह हमला इस वक्त इसलिए भी अहम नजर आता है क्योंकि एक तरफ बिहार में चुनाव का नतीजा आना है जिसमें महागठबंधन की जीत का दावा उन्होंने किया है, तो वहीं दूसरी तरफ 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए उनके इन हमलों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। हाल ही में दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण धमाके में कई लोगों की जान चली गई थी। मामले की जांच जारी है, रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। वहीं इस बीच विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हावी हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि देश की राजधानी में इतना बड़ा धमाका हो गया और सरकार की अब तक कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने धमाके में घायल हुए लोगों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर खुफिया तंत्र की बार-बार की नाकामी और इस धमाके को आतंकी हमला मानने में देरी करने पर सरकार को जमकर घेरा है। साथ ही गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए इस धमाके को आतंकी हमला मानने में केंद्रीय मंत्रिमंडल को पूरे 48 घंटे लग गए। 3 दिन तक देश भ्रम और अटकलों के बीच भटकता रहा। जनता जानना चाहती है कि सरकार को इसे आतंकवादी हमला कहने में इतनी देरी क्यों हुई और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय राजधानी में एक और आतंकी हमले को रोकने में सरकार नाकाम क्यों रही। इसी के साथ उन्होंने सरकार से कुछ मांग भी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने 2 टूक कहा है कि क्या इतनी बड़ी घटना की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री अमित शाह लेंगे। एक्स पर पवन खेड़ा ने लिखा, दिल्ली में लाल किले पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर हम मांग करते हैं कि गृह मंत्री की निगरानी में बार-बार हो रही खुफिया नाकामियों की जिम्मेदारी तय की जाए और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और इस बार प्रधानमंत्री स्वयं उसमें उपस्थित रहें क्योंकि स्थिति अत्यंत गंभीर है। सरकार स्पष्ट करे कि क्या प्रधानमंत्री का तथाकथित न्यू नॉर्मल सिद्धांत इस आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया का आधार बनेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में एक के बाद एक आतंकी हमले हुए, फिर भी कुर्सी पर अमित शाह बने हुए हैं। उन्होंने गृह मंत्री के कार्यकाल में हुए प्रमुख आतंकवादी हमलों की लंबी लिस्ट गिनाई, जिसमें 2015 के गुरदासपुर हमला, 2016 में पठानकोट एयरबेस, पंपोर, उरी और नागरोटा हमला, 2017 में अमरनाथ यात्रा हमला, 2019 में पुलवामा आतंकी हमला, 2023 में राजौरी हमला, 2024 में ऋषि हमला, 2025 के अप्रैल महीने में पहलगाम आतंकी हमला और अब 2025 के ही नवंबर महीने में दिल्ली लाल किला आतंकी हमला शामिल है। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली धमाके में करीब 13 लोगों की जान गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिस रोज ये धमाका हुआ उसके अगले ही दिन पीएम मोदी भूटान दौरे पर निकल गए। इस पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। वहीं अब देखना होगा कि विपक्ष की इन मांगों पर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और दिल्ली धमाके में जारी जांच के बाद सरकार कितना सख्त रुख अपनाती है। महीने पहले और 10 अक्टूबर को फिर दोबारा मैंने इस बात को कहा था कि ये चुनाव हाईजैक हो चुका है, अब इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है और बिहार में जीत का प्रमाण पत्र एनडीए को पहले ही ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को दे दिया। ये मेरा पहले का बयान है, 3 महीने पहले बोला था। 80 लाख वोट जिस राज्य में काट दिए जाएंगे, जिस राज्य में 5 लाख वोट डुप्लीकेट बनेंगे, जिसमें 1 लाख वोट अता पता नहीं किसका है, तो उस राज्य के चुनाव परिणाम क्या होंगे? आप सहजता से इस बात को समझ सकते हैं। तो आज पूरी एनडीए को और मोदी जी को जाके ज्ञानेश कुमार को बधाई देनी चाहिए, उनको मिठाई खिलाना चाहिए, उनका माल्यार्पण करना चाहिए कि
ज्ञानेश कुमार जी, आपकी कृपा से हम लोग बिहार जीत गए। ये हुआ है। दिल्ली के अंदर 40,000 वोट केजरीवाल साहब की विधानसभा में चुनाव शुरू होने से पहले कट गए थे। दिल्ली के अंदर हमने मंत्रियों के घरों में जहां 3 वोट थे वहां 33 वोट पकड़ा, 25 वोट पकड़ा, 26 वोट, 15 वोट, 22 वोट, ऐसे ऐसे वोट बनवाए गए थे। जब अलग अलग राज्यों के लोग जाके दूसरे राज्यों में वोट दे रहे हैं तो क्या चुनाव हो रहा है? क्या चुनाव है ये? तो इसलिए ये तो पहले से ही घोषित परिणाम था। आज उसका इंतजार कर रहे थे हम लोग कि 14 तारीख कब आएगी और कब ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन बोल मैंने पहले दिया था। इंडिया गठबंधन का आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है तो क्या करते? नहीं, देखिए, अब हम उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है तो उसपे अब ये सारी बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। हम 83 सीटों पे वहां चुनाव लड़े, उसके प्रचार के लिए भी गया और मैंने कहा भी था कि हम प्रचार के लिए जा रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जीत का प्रमाण पत्र मोदी जी को पहले ही दे दिया है। ये मेरा आज का बयान नहीं। हाँ, राजद के एक नेता सुनील सिंह, उन्होंने मतगणना के पहले बताया कि अगर हम लोग हारते हैं तो जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका सड़कों पर देश देखे गए थे वो नहीं, इस प्रकार के बयान का मैं समर्थन नहीं करता। क्या करते? देखिए, ऐसा है, देश सर्वोपरि है। हम जो लड़ेंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। हम यहाँ कोई देश को तोड़ने की गतिविधि पैदा करें देश के अंदर, तो वो चीज ठीक नहीं है। हाँ, ये है कि कहीं अगर चुनाव में गड़बड़ी हो रही है उस पर हम आवाज उठाएं, लड़ाई लड़े, वो तो ठीक बात है, लेकिन हम यहाँ इसको बांग्लादेश बना देंगे और नेपाल बना देंगे, इसलिए थोड़ी हम पैदा हुए हैं। पवन खेरा, कांग्रेस के पवन खेरा ने एक सवाल पैदा किया है कि 2,900 किलोग्राम की विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद कैसे पहुंची? एक सवाल उठाया उन्होंने। देखिए, ये सारी बातें तो बिल्कुल जायज है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी बीजेपी दावा करती है कि उन्होंने आतंकवाद खत्म कर दिया, वो देश के ऊपर कोई भी आतंकवादी हमला वो युद्ध माना जाएगा। ये सारे बयान तो मोदी जी के हैं। तो अब तो उन्होंने जाके लाल किला, जो देश का गौरव है, वहां पे ब्लास्ट कर दिया। जैसे मोहम्मद का नाम आ रहा है, जो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है। तो अब उस पर क्या करेंगे? प्रधानमंत्री ने तब तक कुछ बोला नहीं है। उनको क्या कहना? मोदी जी और नीतीश जी में बिहार की जनता का विश्वास, ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की, ये जीत है बिहारियों के अरदास की। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा भी कि जब तक पूर्वांचल राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का संपूर्ण विकास नहीं होगा। और एक नीतीश कुमार जी जैसा जनता को और जनता की सुविधा के लिए खपा देने वाला मुख्यमंत्री और देश के खजाने का लाभ सही मायने में लोगों को मिले, गरीबों को समर्पित है सरकार, ये कहते हुए मोदी जी का जो बिहार के लिए कार्य हुआ वो एक समय के बाद विश्वास बना है। तो अब एक तरफ बिहार जिंदाबाद, दूसरी तरफ आ गया तेजस्वी बाबू का शहाबुद्दीन जिंदाबाद। बिहार ने डिसाइड कर लिया, वो नारा नहीं था, वो परिचय था। तेजस्वी बाबू ने कहा कि हम तो जंगल राज थे, जंगल राज हैं, जंगल राज रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा शहाबुद्दीन अमर रहे। बिहार ने डिसाइड कर लिया, बिहार के लिए बिहार जिंदाबाद, बिहार की माताएं बहनें जिंदाबाद, युवा जिंदाबाद, सड़कें जिंदाबाद, ब्रिज जिंदाबाद, गांव-गांव की गली जिंदाबाद, गरीब को अनाज इलाज जिंदाबाद। तो धीरे धीरे ना विश्वास, शासन करके विश्वास कैसे पैदा करते हैं, ये मोदी जी से और नीतीश जी से सीखना पड़ेगा। ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी।